Hello बच्चों, let's read the question. The question is a source-based question. So let's read about it. The question says, read the information below and answer the questions that follow. हमें information को पढ़ना है और questions के answer देने हैं. So let's read about it. Equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. कहते हैं अगर हम इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करें, कानून के सामने बराबरी की बात करें, तो हमारे सामने इसका मतलब यूनिवर्सल सफरेज से नहीं आता है. यहाँ पे सफरेज मीन्स है राइट टू वोट, यानी कि सब लोगों को राइट टू वोट मिले. सो यू विल रिकॉल दैट इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस, अगर कहते हैं अगर हम रेवोल्यूशनरी टाइम की बात करें फ्रांस की, तो उस टाइम के ऊपर which marked the first political experiment in the liberal democracy, जहाँ पर political experiment में पहला political experiment हुआ था liberal democracy की तरफ. The right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning man. अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी उन लोगों को ही राइट टू वोट दिया गया था और उन्हें इलेक्शन का अधिकार था. Men without property and all women were excluded from political rights. ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी और जितनी भी विमेन थी उनको पॉलिटिकल राइट से दूर रखा गया था, यानी कि उन्हें उस टाइम के ऊपर राइट टू वोट नहीं दिया गया था. इन द इकोनॉमिक स्फीयर, अगर हम इकोनॉमिक स्फीयर की बात करें, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द अबॉलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल. ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक स्फीयर की बात करते हैं लिबरलिज्म की, तो इसका मीनिंग क्या है कि फ्रीडम ऑफ मार्केट्स जो है वो फ्री होनी चाहिए, एंड द अबॉलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल. देखिए, स्टेट ने उस टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है बैरियर्स लगाए हुए थे, रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी गुड्स एंड कैपिटल के मूवमेंट के ऊपर. तो उन सबको ख़त्म करना और मार्केट को फ्री करवाना, ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म के उनके जो है मेन डिमांड्स थे. ड्यूरिंग द 19th century, this was a strong demand of the emerging middle class. 19th century में ये जो मिडिल क्लास इमर्ज हो रही थी उनकी ये मेन डिमांड थी. Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states. देखिए, नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर क्या आया कि उसने एक अपना ऐसा एरिया तैयार किया जो जर्मनिक एरिया हम कहते हैं, जिसमें 39 स्टेट्स जो है वो डिवाइडेड थे. अब जो 39 स्टेट्स में वो जर्मनी का एरिया डिवाइडेड था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन थी हर चीज़ में, जैसे कि ईच ऑफ दीज पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी. हर जो स्टेट थी उसकी अपनी क्या थी, अपनी करेंसी थी. एंड वेट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, उनकी वेट्स अलग थे, उनके मेजरमेंट अलग थे. A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them. अगर कहते हैं हम एग्जाम्पल लें कि किस तरह से नेपोलियन के जो 39 स्टेट्स थी उनमें अलग अलग करेंसी, वेट और मेजरमेंट सिस्टम चल रहा था, तो अगर एक मर्चेंट उस टाइम पे 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग की तरफ जा रहा है, उसको 11 कस्टम बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ेगा और वहाँ पर हर कस्टम ड्यूटी पर से 5% जो है वो ड्यूटी चार्जेस देने पड़ेंगे. ड्यूटीज वर often levied according to the weight और measurement of the goods. अब देखिए, ड्यूटीज जो होती थी, जो भी चार्जेस लिए जाते थे, टैक्स लिए जाते थे, वो कैसे होते थे, आपकी जो भी आप चीज़ लेके जा रहे हो उसके वेट एंड मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करती थी. सो एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन. देखिए, अब हर रीजन क्या था, उसका अपना वेइंग और अपना मेजरमेंट सिस्टम था. अगर कोई ट्रेडर अपना ट्रेड कर रहा है तो उसे हर जगह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टॉप करना पड़ता था. ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन थी. सो द मेजर of cloth, for example, was the LA, which in each region stood for a डिफरेंट लेंथ. ठीक है, अगर हम LA की बात करें, उस टाइम के ऊपर एक क्लोथ की मेजरमेंट थी, तो हर रीजन में इसका अलग जो है इसकी मेजरमेंट थी. सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस. अब ऐसी कंडीशंस क्या थी, ऐसी कंडीशंस इकोनॉमिक एक्सचेंज के आगे क्या रखी गई, बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल्स मानी गई. कमर्शियल क्लासेस जो हैं उन्होंने इसको माना. हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ ए यूनिफाइड इकोनॉमिक कैटेगरी
allowing the unhindered movement of goods and people and the capital. अब देखिए ये लोग क्या चाहते थे, ये चाहते थे जो नई कमर्शियल क्लासेस है वो चाहती थी सब तरह के बैरियर्स को हटाया जाए, इकोनॉमिक कैटेगरी जो है वो यूनिफाइड हो और जो भी मूवमेंट है गुड्स एंड कैपिटल की उसके ऊपर सारी रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया जाए. सो लेट्स रीड अबाउट द क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सफरेज. इन्होंने हमसे मीनिंग पूछा है सफरेज का मतलब क्या होता है. सो 4 ऑप्शंस है. जेंडर इक्वालिटी, बी सेज राइट टू वोट, सी सेज राइट टू एजुकेशन, डी सेज ऑल ऑफ दीज. सो लेट्स सी अबाउट द आंसर. सफरेज क्या है हमारे पास. सफरेज मीन्स राइट टू वोट. ऑल शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. ठीक है, सफरेज का मतलब क्या था. सफरेज मीन्स था हमारे पास कि राइट टू वोट, सबको राइट टू वोट दिया जाए, मैन वीमेन सबको राइट टू वोट दिया जाए, यूनिवर्सल इक्वल फ्रेंचाइज दिया जाए. और ये ऑप्शन जो है हमारे पास बी, इसका एग्जैक्टली जो है दिस इज द राइट आंसर ऑफ इट, राइट टू वोट. तो हमारे पास जेंडर इक्वलिटी जो है दिस इज रॉन्ग, राइट टू एजुकेशन दिस इज रॉन्ग, all of these this is also wrong. So option जो B है this is the right answer of the question. Hope so you understood the question as well the answer. Thank you.